हेलो एवरीवन, नेक्स्ट यूनिट इज ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम ट्रांसफॉर्मर का बेसिक देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर को हमें समझना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस होता है, स्टैटिक डिवाइस होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट करता है विद कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी थ्रू द मैग्नेटिक मीडियम। ठीक है, तो हमने एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पर जो इनपुट होता है वहाँ से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं, दैट इज इन इलेक्ट्रिक डोमेन। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। दैट मीन्स जो ये आपका डोमेन है, ये मैग्नेटिक डोमेन है, और वापस फिर मैग्नेटिक डोमेन से इलेक्ट्रिक डोमेन में एनर्जी कन्वर्ट होती है और वो हमारा आउटपुट सेक्शन पर अवेलेबल होता है। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, फ्रॉम प्राइमरी साइड टू अनदर साइड। प्राइमरी साइड हम उसको बोलते हैं जहां पर हम एनर्जी सप्लाई करते हैं फ्रॉम द सप्लाई मेन्स। ठीक है, और सेकेंडरी हम उसको बोलते हैं जहां से हम आउटपुट लेते हैं, एनर्जी हम डिलीवर करते हैं टू द लोड। ठीक है, दैट वाइंडिंग या दैट साइड इज कॉल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग और सेकेंडरी साइड। ठीक है, और ये जो इंटरफेस होता है, इस इंटरफेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से ट्रांसफॉर्मर का पावर फ्लो डायग्राम है, एनर्जी का कैसे फ्लो होता है। ठीक है, अब इसी डायग्राम के रेफरेंस से हम ट्रांसफॉर्मर में देखते हैं कि जो इनपुट सेक्शन होता है वहाँ पर हम सप्लाई मेन से उसको कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने के लिए हम एक कॉइल वाउंड करते हैं, जो मैग्नेटिक कोर होता है उस पर, उसको हम कहते हैं प्राइमरी साइड। ठीक है, सपोज इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स N2 हैं, तो ड्यू टू द सेल्फ इंडक्शन प्राइमरी साइड में कॉइल की E1 इंड्यूस्ड EMF होगा, और ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन E2 इज द इंड्यूस्ड EMF इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, और जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो फ्लक्स है फाई। ठीक है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक डोमेन। यहाँ पर जो सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैग्नेटिक कन्वर्जन हो रहा है, ये प्राइमरी साइड होगा, ये सेकेंडरी साइड होगा। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक डोमेन में आउटपुट कलेक्ट करेंगे। इसको हम कहते हैं, इनको जो कॉइल्स होती हैं कॉपर की बनी होती हैं, इनको कहते हैं हम कॉपर कॉइल्स। और यहाँ पर जो ये कोर होता है, ये मैग्नेटिक फ्रेम है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक कोर और सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग समझने के लिए हमें फैराडेज लॉ का जानना जरूरी है। तो फैराडेज लॉ क्या कहता है कि जो इंड्यूस्ड EMF होता है अक्रॉस द कॉइल, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, और ये हमें पता है कि जो इंड्यूस्ड EMF होता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जो इंड्यूस्ड EMF होता है वो ड्यू टू द फ्लक्स कटिंग और ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर और एंड फ्लक्स, और वी कैन से दैट कॉइल एंड फ्लक्स। ठीक है, और फ्लक्स हमारा वेरिएबल होता है, तो जो वेरिएबल फ्लक्स उस कॉइल से किसी कॉइल से लिंक करेगा तो उससे एक इंड्यूस्ड EMF होगा। उस इंड्यूस्ड EMF को कहते हैं इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस द कॉइल। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर हमारा यहाँ पर क्या है, एक कॉइल की फॉर्म में हमने लिया है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, जो माइनस साइन आता है वो अकॉर्डिंग टू द लेंजिस लॉ होता है। लेंज लॉ क्या कहता है, इफेक्ट अपोजेस कोज। जो भी इफेक्ट होता है वो अपने कोज का अपोज करता है, जिसकी वजह से वो एग्जिस्टेंस उसका है। ठीक है, वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। किसी पर्टिकुलर कॉइल में, यहाँ पर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स d∅dt, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो दिस इज द एसेंशियल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, ये हमें समझना पड़ेगा कि इंड्यूस्ड EMF कितना होता है और किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। इसके बाद हम टॉपिक लेते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है वो एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, और वी कैन से दैट वन सर्किट टू अनदर सर्किट एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
तो द ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस दैट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिक सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिक सर्किट to the another electrical circuit through the medium of magnetic field and without a change in the frequency. Without change in the frequency, primary side to secondary side electrical energy का ट्रांसफर करता है ट्रांसफॉर्मर. इट इज अ स्टैटिक डिवाइस. ठीक है. इसके बाद जो सर्किट सप्लाई मेन से एनर्जी रिसीव करता है, ठीक है, द इलेक्ट्रिक सर्किट विच रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द सप्लाई मेन्स इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग. ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी वाइंडिंग वो होता है जो सप्लाई मेन से एनर्जी रिसीव करता है, यानी जिस वाइंडिंग को आप इनपुट सप्लाई करते हो. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग. सेकेंडरी वाइंडिंग हम उसको बोलेंगे दैट डिलीवर्स द एनर्जी टू द लोड. द सर्किट विच डिलीवर्स द एनर्जी टू द लोड इज कॉल्ड द सेकेंडरी वाइंडिंग. ओके, तो सेकेंडरी वाइंडिंग वो होती है जिस पर लोड कनेक्टेड होता है, उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं. तो किसी भी ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग स्पेसिफाइड नहीं होता है. जिस साइड आप इनपुट दोगे वो प्राइमरी वाइंडिंग होगा, जिस साइड से आप आउटपुट लोगे वो उसका सेकेंडरी वाइंडिंग होगा. ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं ऑन विच प्रिंसिपल द ट्रांसफॉर्मर वर्क्स. ठीक है, तो वी कैन से दैट ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. क्योंकि जब तक ये फ्लक्स प्राइमरी साइड से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है वो सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक नहीं करेगा, तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी साइड पे नहीं आएगा. ठीक है, तो दैट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी वाइंडिंग. ठीक है, और ये जब तक E2 नहीं आएगा तब तक सेकेंडरी साइड में करंट नहीं आएगा, पावर डिलीवर या एनर्जी डिलीवर टू द लोड नहीं होगा. तो देन वी कैन से दैट ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक है, अब ये डायग्राम हमने पहले भी बनाया था, इसको देख लेते हैं एक बार. ये जो होता है मैग्नेटिक जो फ्रेम आपको दिख रहा है इसको मैग्नेटिक कोर कहते हैं. इसमें जो ये प्रोड्यूस्ड फ्लक्स है इसको हम फ्लक्स कहते हैं. और जो प्राइमरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स है सपोज N1 है, सेकेंडरी साइड के N2 है. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू द फ्लक्स फाई, ठीक है, E1 दैट इज द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. ये प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और सेकेंडरी साइड में जो होगा म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा. दिस इज द इनपुट, दिस इज द आउटपुट. इनपुट सेक्शन जिस साइड होता है प्राइमरी साइड, आउटपुट जहां से लेते हैं उसको कहते हैं सेकेंडरी साइड. ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं कि ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है. ट्रांसफॉर्मर को स्टडी करने से पहले हमें एमएमएफ का पता होना चाहिए. एमएमएफ इज द मैग्नेटोमोटिव फोर्स. एमएमएफ स्टैंड्स फॉर मैग्नेटोमोटिव फोर्स. इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एमएमएफ इज डिफाइंड एज इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स. ठीक है, जिस तरह से ईएमएफ करंट को फोर्स करता है फ्लो होने के लिए या उसको फ्लो कराता है इन द सर्किट क्लोज्ड पाथ, इसी तरह से एमएमएफ फ्लक्स को प्रोड्यूस करवाता है इन द मैग्नेटिक कोर या मैग्नेटिक मटेरियल. और इसका जो एक्सप्रेशन होता है, इसका जो डिफाइन करते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ इज इक्वल टू N इंटू आई, वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न्स, I इज द करंट थ्रू द कॉइल. ठीक है, जिस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हैं उस कॉइल में कितना करंट फ्लो हो रहा है, इन दोनों के प्रोडक्ट को बोलेंगे हम एमएमएफ. इसका यूनिट कैसे बनेगा? एम्पियर टर्न. इसका यूनिट होता है एम्पियर टर्न. ठीक है, इसके बाद जिस तरह से करंट निकालते हैं हम, करंट इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन ओम या I इज इक्वल टू EMF अपॉन रेजिस्टेंस. सिमिलरली फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस. ठीक है, तो वेयर रिलक्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है. तो रिलक्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? रिलक्टेंस फ्लक्स का अपोज करता है. जैसे करंट फ्लो ऑफ जैसे रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है, उसी तरह से रिलक्टेंस जो होता है वो फ्लक्स का अपोज करता है. ठीक है, इसको हम बोलेंगे रिलक्टेंस. तो इस तरह से हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं और क्या क्या उसमें प्राइमरी साइड किसको कहते हैं, सेकेंडरी साइड हम किसको कहते हैं. ठीक है, तो यानी अगर नंबर ऑफ टर्न्स N1 N2 को वेरी करके हम दोनों साइड के वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं, क्योंकि यहां से हम देख रहे हैं जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके?
E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, अगर हम माइनस साइन छोड़ देते हैं, अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं सिर्फ, ठीक है, तो डी फाई बाई डी टी। बेसिकली ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे तो डिपेंड कर ही रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड कर रहा है। तो नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करके हम इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी वोल्टेज लेवल को चेंज कर सकते हैं, और यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि नंबर ऑफ टर्न्स को वेरी करके हम वोल्टेज के लेवल को चेंज कर सकते हैं। यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है और यही बेसिक इसकी वर्किंग है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर को हम यूज इसलिए करते हैं वोल्टेज के स्टेप अप और वोल्टेज के स्टेप डाउन के लिए। ठीक है, सबको क्लियर है? इसके बाद अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल का बात करें तो इसको हम सॉफ्ट आयरन कोर में लेते हैं। जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है, इसलिए हम इसको सॉफ्ट आयरन कोर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है आपका, उसकी प्रॉपर्टी ऐसा होना चाहिए कि उसकी रिलक्टेंस मिनिमम हो, क्योंकि आपने देखा यहां पर अगर रिलक्टेंस मिनिमम होगा तो फ्लक्स थ्रू द कोर विल बी मैक्सिमम। तो यानी मैक्सिमम फ्लक्स फ्लो हो सकता है थ्रू द कोर अगर हम रिलक्टेंस को मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, और आपने रिलक्टेंस का एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ है कि रिलक्टेंस जो होता है, जैसे रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हो? R इज इक्वल टू रो L बाई A। ठीक है, वेयर R इज द रेजिस्टेंस, रो इज द resistivity, L is the length of the conductor और A is the cross sectional area। ठीक है, सिमिलरली रिलक्टेंस जो होगा इसको हम कैसे लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रो को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सिग्मा और L बाई A। ठीक है, वेयर सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। सिमिलरली हम रिलक्टेंस को लिख सकते हैं, रिलक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू L बाई A, वेयर ये क्या होता है? रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ जहां से फ्लक्स होके जा रहा है, और म्यू क्या होता है बच्चों? परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, और L ऑफ कोर्स लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ, जहां से फ्लक्स होके जा रहा है उसकी लेंथ क्या है, और ये क्या है आपका? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो यानी रिलक्टेंस को मिनिमाइज करके फ्लक्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अब रिलक्टेंस को देखो, रिलक्टेंस को मिनिमाइज आप कैसे कर सकते हो? म्यू को इंक्रीज करके। तो यानी जो मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए उसका परमिएबिलिटी एक तरीके से परमिएबिलिटी मैक्सिमम होना चाहिए, और आइडियली इट शुड बी इनफाइनाइट और रिलक्टेंस शुड बी जीरो। दैट मीन्स फ्लक्स शुड बी मैक्सिमम और इनफाइनाइट, यानी क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स चाहिए ना, क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, जितना ज्यादा फ्लक्स होगा रेट ऑफ चेंज होगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स के लिए हमें परमिएबिलिटी को उसकी इनफाइनाइट करना पड़ेगा। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल्स रिलेटेड टू द मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, इस तरह से अगर हम इसके परमिएबिलिटी को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, परमिएबिलिटी इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नोट, वेयर म्यू इज द permeability of the magnetic material, mu r is the relative permeability और mu naught is the permeability of air, free space. Okay, thank you.